महोदया पधार रही हैं। Sit down. मैं युवा संसद में आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। युवा संसद में आप सभी का स्वागत है। युवा संसद का उद्देश्य विद्यार्थियों को संसदीय प्रक्रिया से अवगत कराना, सार्वजनिक विषयों में रुचि बढ़ाना, वाद विवाद के बाद निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना, सामूहिक विचार विमर्श में प्रशिक्षण देना, दूसरों के विचार को सम्मान देना एवं विद्यार्थियों के नेतृत्व के गुणों का विकास करना होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि संसद के मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने में आप मेरा पूर्ण साथ देंगे एवं संसदीय गरिमा को बनाए रखेंगे। महासचिव जी, नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाया जाए। धन्यवाद महोदया। मैं अनुरोध करता हूं कुमारी प्राची से, जो टिहरी गढ़वाल संसदीय सीट से सांसद चुनी गई हैं, शपथ ग्रहण करें। महोदया, आप किस भाषा में आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञान? मैं शपथ ग्रहण करना चाहूंगी। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगी? मैं हिंदी भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहूंगी। युवा सांसद की लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगी, देश की प्रभुसत्ता और एकता को बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगी। भारत माता की जय। शिमला संसदीय से निर्वाचित हैं। आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञान? मैं शपथ ग्रहण करूंगी। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगी? मैं संस्कृत भाषा में शपथ ग्रहण करूंगी। अहमंसिका युवा संसद लोकसभाया सदस्यरूपेण निर्वाचिता अस्मि। ईश्वरस्य शपथ गृह्णामि। अहं विधि स्थापिता भारतस्य सत्यनिष्ठायां प्रतिज्ञाने यत् संविधान प्रति सत्यश्रद्धा निष्ठां च धारयिष्यामि। अहं भारतस्य प्रभुताम् अखण्डतां च अक्षुण्णतया रक्षिष्यामि तथाच यत् पदमहं ग्रह्यमाणो अस्ति तत् कर्तव्यानां श्रद्धापूर्वकं निर्वहणं करिष्यामि। हुए हैं। आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञान? मैं शपथ ग्रहण करना चाहूंगा। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगे? मैं अंग्रेजी भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहूंगा। I are envisaged having elected a member of lower house of the youth parliament. Do swear in the name of God that I will bear truth, faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. अब मैं आप सभी को हमारे बीच उपस्थित विदेशी मेहमानों से परिचय कराना चाहूंगी। मिस्टर जॉन्स फ्रॉम अमेरिका। है कि वह नवनिर्वाचित सदस्यों का परिचय संसद से कराने का कष्ट करें। महोदया, मैं नवनिर्वाचित युवा संसद के मंत्रियों से सदन का परिचय कराना चाहूंगी।
गृह मंत्री श्री आयुष कंडवाल, रक्षा मंत्री कुमारी इप्सा बिष्ट, वित्त मंत्री कुमारी सृष्टि कंडवाल, शिक्षा मंत्री कुमारी आयुषी तोमर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कुमारी मनीषा, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री कुमारी प्रिया बलूनी, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कुमारी अदिति बिंजोला, कृषि मंत्री एवं खाद्य मंत्री कुमारी पूजा कंडवाल, सड़क परिवहन मंत्री कुमारी मनीता, कानून एवं सामाजिक न्याय मंत्री कुमारी सोनाक्षी बिष्ट, पर्यटन मंत्री श्री प्रियांशु, कोयला एवं खनन मंत्री कुमारी सोनाली बानू, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन एवं वन मंत्री कुमारी मानसी डबरा, विदेश मंत्री कुमारी अर्चना। प्रश्नों की सूची तारांकित एवं अतारांकित अलग अलग लिफाफों में पक्ष और विपक्ष को वितरित कीजिए। धन्यवाद महोदया। आज के प्रश्नों की सूची वितरित की जा रही है। आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि देश के अति दुर्गम एवं दुर्गम क्षेत्रों में स्थापित केंद्रीय एवं नवोदय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने एवं घटती छात्र संख्या के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपके माध्यम से सदन एवं विपक्ष को यह बताना चाहूंगी कि जल्दी हमारी सरकार द्वारा दुर्गम क्षेत्र के केंद्रीय एवं नवोदय विद्यालय में 6000 से अधिक पीआरटी, टीजीटी एवं पीजीटी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। हमारे द्वारा इन विद्यालयों में रिक्त पदों की सूची समस्त दुर्गम एवं अति दुर्गम क्षेत्र के विद्यालयों से प्राप्त कर ली गई है। इसके साथ ही हमारी सरकार द्वारा क्षेत्रीय लोगों को भी अतिथि शिक्षकों के रूप में विद्यालयों में प्रधानाचार्य के माध्यम से नियुक्ति का अधिकार दिया जाने वाला है, जिसका जीओ अगले सप्ताह तक निकल जाएगा। जिन शिक्षकों को 25,000 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाएगा। धन्यवाद। महोदय जी, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहूंगी कि देश के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर एवं पैरामेडिकल स्टाफ के कमी के कारण गरीब जनता को उचित इलाज नजदीकी सरकारी अस्पतालों पे नहीं मिल रहा है। इसके साथ साथ सरकारी अस्पतालों में भौतिक संसाधनों का लगातार अभाव काफी समय से चला आ रहा है। इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? मैं जिस संसदीय क्षेत्र से आती हूँ वहाँ 50 किलोमीटर तक कोई भी सरकारी अस्पताल नहीं है। जहाँ है वहाँ भी डॉक्टरों के अभाव के कारण आए दिन मरीजों को सर्जन न होने या मशीनरी अभाव के कारण 100 किलोमीटर दूर रेफर कर दिया जाता है। इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कुमारी मनीषा प्रस्तुत प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन एवं विपक्ष को यह बताना चाहूंगी कि पिछली जो सरकार रही उन्होंने अपने 15 वर्ष के कार्यकाल में स्वास्थ्य क्षेत्र में इतने कार्य नहीं किए जितने हमने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में कर दिए हैं, जिसके आंकड़े मैं संक्षिप्त रूप से सदन के समक्ष रखना चाहूंगी। देश में विगत 4 वर्षों में हमने 38 सरकारी मेडिकल कॉलेज, 1250 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 255 जिला सरकारी अस्पताल देश में खोलकर इतिहास रचा है। इसके साथ 12,000 पैरा मेडिकल स्टाफ एवं 3,000 से अधिक डॉक्टरों की नियुक्ति की है एवं भौतिक संसाधनों, मशीनों, उपकरणों में 12 अरब करोड़ रुपए खर्च किया है। जिन अस्पतालों में यह कमी देखने को मिल रही है उन्हें भी जल्द पूर्ण कर लिया जाएगा। अध्यक्षा महोदया, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि कृषि मंत्री इस तथ्य से अवगत है कि प्याज के मूल्यों में लगातार वृद्धि हो रही है। प्याज का मूल्य 60 से 80 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। यदि कृषि मंत्री जी को अवगत है तो सरकार प्याज के मूल्य में वृद्धि की रोकथाम के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?
माननीय कृषि मंत्री कुमारी पूजा संबंधित प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से संसद एवं विपक्ष को यह बताना चाहूंगी कि बढ़ते मूल्य के बारे में सरकार को समस्त जानकारी प्राप्त है। प्याज के मूल्य में नियंत्रण के लिए सरकार कई प्रयास कर रही है। राज्य सरकार के माध्यम से जमाखोरों के खिलाफ लगातार कार्यवाही कर रही है। प्याज की आपूर्ति बढ़ाई जा रही है। प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी गई है। 2-3 महीनों में प्याज की नई फसल तैयार होकर बाजार में आ जाएगी, जिससे कि प्याज की कमी या बढ़ते मूल्य पर शीघ्र नियंत्रण हो जाएगा। प्रश्न संख्या 123 श्री आयुष केशवाल। महोदय, मैं आपके माध्यम से महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि देश में महिलाओं बालिकाओं के साथ निरंतर बढ़ते दुष्कर्म, अपहरण, छेड़छाड़, दहेज, उत्पीड़न, शोषण एवं अत्याचार के गंभीर विषय पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे कि इस प्रकार की घटनाओं पर नियंत्रण एवं संबंधित अपराधी को सजा दी जा सके। माननीय महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री कुमारी प्रिया संबंधित प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सदन एवं विपक्ष को यह बताना चाहूँगी कि हम महिला सुरक्षा कानून को और कड़ा करने जा रहे हैं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्षेत्रीय स्तर पर वुमेन सेल एवं महिला शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित कर दिए गए हैं एवं महिला शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया गया है, जो तत्काल इस तरह की घटना पर तुरंत कार्यवाही करेगी। मंत्री से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार के द्वारा सेना में अग्निवीर योजना के माध्यम से मनमाने तानाशाही बदलाव क्यों किए जा रहे हैं। इस अग्निवीर योजना से हमारे देश के नौजवान युवकों में आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। वह इस योजना को अपना सुरक्षित भविष्य नहीं मान रहे हैं, अतः संबंधित मंत्री जी इस योजना पर अपना विचार देने का कष्ट करें। माननीय रक्षा मंत्री कुमारी इप्सा विपक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करें। महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन एवं विपक्ष को यह बताना चाहूंगी कि अग्निवीर योजना हमारी सरकार की मनमानी एवं तानाशाही पूर्ण योजना नहीं है, बल्कि यह पूर्ण विचार विमर्श करके एवं अन्य देशों में इस तरह की योजना का संज्ञान लेकर बनाई गई योजना है। आज विश्व के विकसित देशों में भी यह योजना सफल तरीके से चल रही है। हमारी सरकार द्वारा इस योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य भारतीय युवाओं को अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध कराना है, उन्हें अनुशासित बनाकर एक सफल नागरिक बनाना है। और मैं सदन को एवं विपक्ष को यह भी बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार द्वारा इस योजना के तहत वर्तमान समय में रिटायर अग्निवीर को 11 लाख रुपए एक मुफ्त रकम दी जाएगी। साथ ही 25,000 से अधिक मासिक वेतन दिया जा रहा है। यदि कोई अग्निवीर वीर गति को प्राप्त होता है तो उसे अन्य सैनिकों के भांति शहीद का दर्जा प्रदान कर उसके परिवारजनों को 1 करोड़ रुपए दिया गया है। इसके साथ साथ इनको रिटायरमेंट के पश्चात अर्धसैनिक बलों एवं अन्य सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा एवं 65% अग्निवीरों को प्रमोशन भी मिलेगा। प्रश्न संख्या 127 कुमारी अंशिका। महोदय जी, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि सरकारी कर्मचारियों की पेंशन के लिए सरकार क्या नवीनतम कदम उठा रही है, जिससे कि सरकारी कर्मचारियों के एनपीएस के प्रति आक्रोश को खत्म किया जा सके। क्या सरकार द्वारा पुनः ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया जाएगा या कोई अन्य स्कीम द्वारा लाने जा रही है। माननीय वित्त मंत्री कुमारी सृष्टि प्रस्तुत प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सदन एवं विपक्ष को यह बताना चाहूंगी कि हमारी सरकार द्वारा पूर्व में सरकारी कर्मचारियों को 2005 से जारी एनपीएस स्कीम के स्थान पर 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू कर रही है, जिससे सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के पश्चात 25 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर मूल वेतन का 50% प्लस डीए प्राप्त होगा।
25 वर्ष से कम की सेवा पर अनुपात के आधार पर पेंशन प्राप्त होगी, जो कि सम्मानजनक होगी एवं प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को एवं उनके आश्रितों को यह लाभ प्राप्त होगा। प्रश्न संख्या 129 श्री ध्रुव। माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से सड़क परिवहन मंत्री जी से NH 534 मेरठ पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग के विषय में जानना चाहूँगा कि सरकार द्वारा विगत 2 वर्षों से यह मार्ग क्षतिग्रस्त होने के बावजूद भी इसकी मरम्मत में क्यों देरी की जा रही है और यह मरम्मत कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा। NH 534 के तहत कोटद्वार डुगड्डा का 15 किलोमीटर मार्ग अति संवेदनशील बना हुआ है, जिसमें बरसात के समय पहाड़ी से भूस्खलन एवं बोल्डर आने से मार्ग बाधित हो जाता है और मार्ग टूटकर कई जगह क्षतिग्रस्त हो गया है। अतः मैं संबंधित मंत्री जी से यह पूछना चाहूँगा कि सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है। माननीय सड़क परिवहन मंत्री कुमारी मनीता संबंधित प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सदन एवं विपक्ष को यह बताना चाहूंगी कि हमारी सरकार द्वारा NH 534 मेरठ पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर आगामी 2 वर्षों के भीतर ऑल वेदर रोड के रूप में निर्माण कार्य किया गया है। इसी कारण हमारी सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर मरम्मत कार्य में थोड़ी देर हो रही है। हमारी सरकार द्वारा यह कार्य जल्द प्रारंभ कर दिया जाएगा, जिसमें चौड़ीकरण, 4 लेन एवं ऑल वेदर रोड के रूप में निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 130 श्री प्रियांशु। पर्यटन को बढ़ाने एवं पलायन को रोकने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय पर्यटन मंत्री श्री प्रियांशु। धन्यवाद महोदय जी। महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन एवं विपक्ष को यह बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार के द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन के अवसर एवं क्षेत्रीय लोगों में रोजगार एवं अवसर बढ़ावा के लिए क्षेत्रीय जनता को होम स्टे, होटल, रेस्टोरेंट बनाने के लिए कम ब्याज दर पर लोन दिया जा रहा है, जिससे इस वित्तीय सत्र में हमारी सरकार द्वारा 12 अरब करोड़ की धनराशि बजट के माध्यम से वित्तीय की जा चुकी है। इसमें प्रत्येक क्षेत्र के लोगों में रोजगार हल हो गई। प्रश्न संख्या 132 श्री हिमांशु। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कोयले एवं खनन मंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आपकी सरकार द्वारा कोयले की खानों एवं खनन कार्यों में लगे श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधित निश्चित न्यूनतम वेतनमान के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं यह भी प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपके द्वारा कोयले एवं खानों में श्रमिक कार्यों के लिए क्या शोषण किया जा रहा है। माननीय कोयला मंत्री कुमारी सोनाली विपक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करें। विपक्ष को यह बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार द्वारा कोयले के खदानों में कार्यरत समस्त श्रमिकों की स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए मुफ्त चिकित्सा सेवा के अंतर्गत श्रमिक 5 लाख रुपए तक का इलाज किसी भी सरकारी एवं निजी अस्पताल में बिना किसी शुल्क के किया जा सकता है। इसके साथ साथ खनन कार्य में लगे श्रमिकों को निश्चित सम्मानजनक मानदेय के रूप में 15,000 रुपए प्रतिमाह न्यूनतम वेतन कटौती का भी आदेश जारी कर दिया है। हमारे साथ साथ हमारे द्वारा इन श्रमिकों की कार्यविधि के समय को अधिकतम 6 घंटे किया है। धन्यवाद। अब सदन का शून्यकाल शुरू होता है। विपक्ष सत्ता पक्ष से प्रश्न पूछे। महोदया, मैं आपके माध्यम से पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं वन मंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले चीड़ के वृक्षों से उत्पन्न पैरोल घास से ग्रीष्म काल में वनाग्नि की घटना से वन क्षेत्र
वन्य जीव जंतु एवं जानमाल की हानि होती है। इसके लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं जिससे इस हानि को रोका जा सके? पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं वन मंत्री कुमारी मानसी विपक्ष द्वारा पूछे गए इस प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करें। महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन तथा विपक्ष को यह बताना चाहूंगी कि सरकार के द्वारा ग्रीष्मकाल में चीड़ के जंगलों से आरक्षित वन क्षेत्रों के समीप वनों की आग बुझाने के लिए स्थायी तौर पर नवीनतम फॉरेस्ट गार्ड की नियुक्ति कई टुकड़ियां बनाकर कर दी गई है, जिससे कि आपदा के समय वनाग्नि पर नियंत्रण किया जा सके। इससे कि आपदा के समय वनाग्नि पर नियंत्रण किया जा सके। इसके साथ साथ ही हमारी सरकार के द्वारा क्षेत्रीय लोगों से 50 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से पैरोल खरीदने की स्कीम चलाई गई है, जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा एवं वन की अग्नि की घटना कम होगी। पूछना चाहती हूँ कि मार्च 2020 में भारत में कोविड का पहला मामला आ जाने के बावजूद भी विदेशी फ्लाइटों को भारत आने से क्यों नहीं रोका गया और उनसे भारतीय लोगों की सुरक्षा के खतरे को किस प्रकार से नियंत्रित किया गया? माननीय विदेश मंत्री कुमारी अर्चना विपक्ष द्वारा पूछे गए इस प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करें। महोदया जी, मैं आपके माध्यम से सदन एवं विपक्ष को यह बताना चाहूंगी कि मार्च 2020 के पश्चात विदेशी फ्लाइटों से केवल उन्हीं लोगों को भारत आने की अनुमति दी गई जो भारत के मूल निवासी विदेशों में शिक्षा एवं नौकरी के लिए गए हुए थे, और यह हमारी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी भी बनती थी कि हम उन भारतीय मूल के लोगों को अपने घर वापस आने के लिए उनसे किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करें। महोदया, हमारी सरकार के द्वारा इन भारतीय मूल के लोगों को एयरपोर्ट पर ही पूर्ण मेडिकल जांच की गई तथा उन्हें निश्चित समय के लिए क्वारंटीन किया गया। महोदया, मैं आपके माध्यम से कानून एवं सामाजिक न्याय मंत्री से यह प्रश्न पूछना चाहूंगी कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण समाप्त करने से उत्पाद जनता में आरक्षण में सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं जिससे जनता का आक्रोश हो सके? माननीय सामाजिक एवं कानून मंत्री कुमारी सोमाक्षी संबंधित प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करें। महोदया जी, मैं आपके माध्यम से सदन एवं विपक्ष को यह बताना चाहती हूँ कि स्टेट पंजाब बनाम देवेंद्र सिंह उच्चतम न्यायालय के दायर याचिका का जो निर्णय आया है उससे अनुसूचित जाति के लोगों के मध्य अशांति एवं असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। इसी फैसले के खिलाफ 21 अगस्त को देश में हड़ताल एवं भारत बंद की घटना घटित हुई, जो कि अनुसूचित जाति के लोगों के द्वारा आर्थिक आधार पर दिए जा रहे आरक्षण के विरोध में था। महोदया, हमारी सरकार अनुसूचित जाति के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर एवं बाबा साहेब आम्बेडकर जी की जो परिकल्पना एवं सोच थी उसे कायम रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ डबल बेंच में अनुसूचित जाति के लोगों के आरक्षण को खत्म न करने की समीक्षा के लिए एक याचिका दायर कर रहे हैं, ताकि इन वर्ग के लोगों में आक्रोश खत्म हो सके तथा बाबा साहेब आम्बेडकर की आरक्षण रूपी जो सपना था वह कायम रह सके। महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि मैं आपने समान नागरिक संहिता यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अब तक क्या निर्णय लिया है और यह देश में कब तक लागू हो जाएगा? आपके द्वारा पिछली सदन की कार्यवाही में इस विधेयक प्रस्ताव लाने की बात कही थी, किंतु यह अब तक पारित नहीं हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी संबंधित प्रश्न के उत्तर देने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष जी, हम समान नागरिक संहिता यूसीसी
यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल आज ही सदन में लगाने वाले हैं और मुझे यह भी विश्वास है कि विपक्ष इस पर भी हंगामा करेगा। हम विपक्ष से अनुरोध करते हैं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश एवं राष्ट्र हित में कार्य करें। महोदया, सामान्य नागरिक संहिता यानी यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा प्रस्ताव है जिसका मकसद जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र के बावजूद सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाना है। इस कानून के तहत शादी, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार और संपत्ति के बंटवारे विषयों में सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक जैसा नियम होंगे। इस विधेयक प्रस्ताव का उद्देश्य धर्म, रीति रिवाजों और परंपराओं पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों को खत्म करना है। मैं अध्यक्ष महोदया से निवेदन करना चाहूंगी कि प्रस्ताव को पारित करने के लिए वोटिंग की जाए। वोटिंग मशीन खराब होने के कारण आज इस प्रस्ताव पर सदन में वोटिंग पर्चे से बांटनी होगी। जो प्रस्ताव के पक्ष में है वह यस लिखे और जो प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है वह नो लिखे। महासचिव जी, पक्ष एवं विपक्ष में पर्चे बांटने का कष्ट करें। धन्यवाद महोदया। आज की पर्चियों का वितरण किया जाने जा रहा है। प्रस्तुत विधेयक सर्वसम्मति से पास होता है एवं